इम्पल्स, जिसे हिंदी में बच्चों कहा जाता है आवेग। मैथमेटिकली ये जो इम्पल्स है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, और मोमेंटम भी कौन सा बच्चों, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे हम कहा करते हैं इम्पल्स, विच इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल जे, जिसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा डिफरेंट ऑथर्स हो सकता है कुछ डिफरेंट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करें, चूँकि इम्पल्स है इसलिए हो सकता है कोई इसको आई से रिप्रेजेंट कर ले, अदरवाइज हम लोग इसको बच्चों जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आया बच्चों वो होता है इम्पल्स। एंड यू नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो चेंज इन मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों जो इम्पल्स होगा, जो जे होगा, दैट वुड आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू बच्चों गिवन बाय दिस। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। ऑन दिस बेसिस आई कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चों फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। और सिंपली मुझे अगर इसका टाइम मल्टीप्लाई करना है तो मैं एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी कर दूंगा। ऐसा क्यों? मैंने बीच में वो जो क्रॉस लिखा था बच्चों वो हटा दिया। क्यों हटा दिया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वेक्टर है और डेल्टा टी जो है बच्चों वो स्केलर है, और जब भी कभी कोई एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो बीच में ना तो कोई क्रॉस लगाया जाता है ना ही डॉट। आप जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में बकायदा आपको डॉट भी लगाना पड़ेगा या फिर क्रॉस भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जब किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों तो ना तो कोई डॉट लगता है ना ही क्रॉस लगता है। इसीलिए मैंने वहाँ पर से बच्चों जो है वो क्रॉस हटा दिया। तो डेल्टा पी बराबर क्या है बच्चों? डेल्टा पी बराबर है एफ इंटू डेल्टा टी। और इस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, जो जे वेक्टर था दैट इज इक्वल टू इम्पल्स विच इज इक्वल टू फोर्स। आपने जो फोर्स लगाया बच्चों वो इनटू क्या? टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल के लिए हमने फोर्स लगाया है, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमने फोर्स लगाया बच्चों वो टाइम इंटरवल। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, दिस प्रोडक्ट वुड बी डिफाइंड एज इम्पल्स। सो इम्पल्स कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, आइदर यू से चेंज इन मोमेंटम और यू से product of force and time interval. Time interval is that time interval for which force has been applied. और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट को हम दो तरह से बोल सकते हैं। देखिए जे की यूनिट क्या होगी? वही होगी जो मोमेंटम की यूनिट है, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज द यूनिट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज की यूनिट होगी बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम में चेंज की यूनिट होगी बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड। भाई ये मोमेंटम है, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो उसके चेंज की भी होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई। या फिर इसकी जो दूसरी यूनिट है बच्चों वो न्यूटन सेकंड होगी। आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकंड। तो इसकी जो मोर पॉपुलर यूनिट है बच्चों वो न्यूटन सेकंड होती है। आपको मैंने मोमेंटम के टाइम पर भी बताया था बच्चों, मोमेंटम की यूनिट ये भी होती है, ये भी होती है। और मोमेंटम के टाइम मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो यूनिट होती है बच्चों ये जनरली ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, इट इज़ नॉट वेरी यूज्ड, बट मोमेंटम की जनरली यही यूनिट होती है। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों इम्पल्स में ज़्यादा यूज़ में आने वाली यूनिट बच्चों यही होती है। तो ये रहेगा। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी बच्चों जो डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम की। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? संवेग में परिवर्तन की दिशा जो होगी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। आइदर यू से दिस और यू से इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड। So we can say it is a vector quantity whose direction is same as that of change of momentum, or you can say its direction is same as that of force applied. तो ये दो बातों का बिल्कुल स्पष्टतः आपको ख्याल रखना है। अब इस पर हम लोग एक आसान सा सम कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सा, किसी बॉडी पर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स 0.1 सेकेंड के लिए लगाया। 100 न्यूटन का फोर्स बच्चों 0.1 सेकेंड के लगाया। बताइए कितना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ? आई रिपीट, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चों 0.1 सेकेंड के लिए। हमसे पूछा है कितना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ। खटाखट वीडियो को पॉज करके बच्चों करिए।
क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा बच्चों, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एंड टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट, फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, टाइम इंटरवल ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 10, यूनिट हो जाएगी इसकी बच्चों न्यूटन सेकंड। इसे न्यूटन माइनस सेकंड मत पढ़िएगा, एक्चुअली जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली हम लोग बीच में डैश लगा देते हैं। N स्टैंड फॉर न्यूटन, S स्टैंड फॉर सेकंड, तो हमने अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना तो बीच में बच्चों डैश लगा दिया करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या आ गई बच्चों, न्यूटन सेकंड। होप यू हैव गॉट दिस। अब ये तो हमने एक बहुत बेसिक सा सम करा बच्चों। कई बार क्या होता है कि अभी तो चलिए ये फोर्स इतना लगा था, इतना टाइम के लगा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों जो फोर्स होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा कि अभी 100 लगा, फिर 101 हो गया, फिर 102 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 99 हो गया, 98 हो गया। अगर वेरिएबल फोर्स हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर बच्चों जो बल है वो लगातार चेंज हो रहा है, अगर उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, हम लोग एक छोटा सा मोमेंटम में चेंज निकालेंगे डीजे, हम छोटा सा इंपल्स निकालेंगे बच्चों डीजे। डीजे एक तो वो डीजे होता है, आपको पता होगा डिस्को जॉकी जिसे कहा जाता है, पर यहाँ डीजे से मतलब है बच्चों छोटा सा इंपल्स। छोटा सा इंपल्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, छोटा सा, ये भाई जैसे जे होता है एफ डेल्टा टी, वैसे डी जे हो जाएगा एफ डी टी। आपने छोटा सा इंपल्स निकाल दिया, तो जो टोटल इंपल्स होगा बच्चों वो क्या होगा, वो इस छोटे से इंपल्स का समेशन, इसका इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है बच्चों समेशन करना, योग करना। सो जे वेक्टर जो होगा बच्चों दैट इज इक्वल टू डी जे एंड विच इज इक्वल टू बच्चों एफ डी टी, और इसे आप टाइम t1 से टाइम t2 तक बच्चों इंटीग्रेट कर दीजिए। भाई मान लीजिए आपने टाइम t1 से t2 तक के लिए बात कर रहे हैं, तो आप इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और ये एक बात समझिए बच्चों कि अगर वेरिएबल आता है, कुछ वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन के साथ साथ बच्चों इंटीग्रेशन फ्री में आता है। हुआ क्या, यहाँ पर फोर्स लगातार चेंज हो रहा था। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो आप पहले छोटा सा इंपल्स निकालेंगे, फिर टोटल इंपल्स निकालने के लिए उसे छोटे छोटे इंपल्स का वेक्टर समेशन कर देंगे, मतलब ये कर देंगे, तो आपके पास में टोटल इंपल्स आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, उससे आपको पिक्चर बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। प्रश्न देखिएगा बच्चों कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है 3t² माइनस 8t प्लस 1, ये आपको बोल रखा है किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है कितना साहब, किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है 3t² माइनस 8t प्लस 1, और ये फोर्स दे रखा आपको न्यूटन में दे रखा बच्चों। और आपसे बोला है कि टाइम t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड के बीच, t बराबर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना इम्पल्स लगेगा, बताइए। क्या पूछा बच्चों आपसे, आपने किसी बॉडी पर इतना फोर्स लगाया, t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के बीच में, उस पर कितना फोर्स लगेगा बताना। तो बच्चों क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप करिए। अब यहाँ देखिए क्या पिक्चर आ रही है बच्चों आपके सामने। यहाँ ये पिक्चर आ रही है कि f की वैल्यू में 3t² माइनस 8t प्लस 1 है, और t की वैल्यू 1 सेकंड पहले थी और बाद में 2 सेकंड हो गई, और 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में t कितनी बार चेंज हुआ होगा, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में बच्चों t इनफाइनाइट बार चेंज हुआ होगा। कैसे, देखिए पहले t बराबर 1, फिर अगली बार बच्चों t बराबर 1.00000, जब तक आपका हाथ नहीं दुख जाए तब तक लिखते रहिए, थोड़ा सा उसके बाद में एक जीरो और लिखकर 1 लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से फिर उसके बाद में t बराबर 1.000 चलते जाइए 02, इस तरह से चलते जाएंगे, फिर एक जीरो कम करके फिर 1 2 3, फिर एक जीरो कम करके 1 2 3, ऐसे इनफाइनाइट बार t चेंज हुआ। आप गौर कीजिए t की वैल्यू जो है बच्चों वो लगातार चेंज हो रही है, 1 से 2 के बीच में इट चेंज्ड इनफाइनाइट टाइम्स। कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 1 है और 2 है तो ही सही, लेकिन 1.01 है, 1.02 है, 1.03 है, 1.05 है, 1.9 है, लगातार चेंज हो रही है। तो इस दरम्यान t लगातार चेंज हो रहा है, और t लगातार चेंज होगा बच्चों तो ये जो एक्सप्रेशन है 3t² माइनस 8t प्लस 1 ये भी तो लगातार चेंज होगा। बट t चेंज हुआ तो 3t² चेंज हुआ, 8t चेंज हुआ, तो अब ये चेंज होगा बच्चों तो फोर्स चेंज होगा ना। तो यहाँ ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है बच्चों, वेरिएबल फोर्स। हमें ये पहचानना जरूरी है कि वो फोर्स वेरिएबल है या नहीं, हमें ये मालूम पड़ना जरूरी है। ये नहीं कि सर ने वेरिएबल फोर्स का फंडा कराया तो अगला क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का ही देंगे, दैट एग्री, मैंने वो फंडा कराया मैं वही दूंगा, लेकिन बच्चों एग्जाम में तो मैं फंडा नहीं कराऊंगा, वहाँ तो क्वेश्चन ही उठ के आना है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि वो फोर्स वेरिएबल है, क्यों है, कि चेंज हो रहा है।
1 से 2 के बीच इट चेंज्ड फॉर इनफाइनाइट टाइम, 1 सेकंड, 1.01 सेकंड, 1.02 सेकंड, 1.9 सेकंड, 1.99 सेकंड एंड फाइनली 2 सेकंड। तो इट चेंज फॉर इनफाइनाइट टाइम। और जब जब टी चेंज होगा बच्चों ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, और जब ये एक्सप्रेशन चेंज होगा बच्चों तो फोर्स चेंज होगा, और अगर फोर्स चेंज होगा बच्चों तो लाजमी है ये वेरिएबल फोर्स होगा। और वेरिएबल फोर्स के समय जो इम्पल्स कैलकुलेट किया जाता है बच्चों उसकी मेथड क्या है, उसकी मेथड है बच्चों, पहले आप छोटा सा इम्पल्स निकालते हो एफ डी टी, आपने छोटा सा इम्पल्स निकाला एफ डी टी से, और फिर उसके बाद में जो है साहब एफ की वैल्यू, फिर टोटल इम्पल्स निकालना है तो वो आप इसे छोटे छोटे इम्पल्स का सम कर दोगे, ऐसे छोटे छोटे इम्पल्स का सम कर दोगे तो ये लीजिए अभी फोर्स कितना बच्चों, ये इसको एफ डी टी कर देंगे हम। और टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। शुरुआत में टी की वैल्यू थी 1 और बाद में टी की वैल्यू कितनी बच्चों 2 सेकंड। तो ये लीजिए ये 1 ये 2, और f की वैल्यू कितनी बच्चों, f की वैल्यू है 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इंटू कितना बच्चों dt। ये कुछ आ गया, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 dt। अब हम क्या करें बच्चों, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। होप आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा हो तो बच्चों वीडियो को पीछे ले जाकर भी लिख सकते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेट जब करेंगे बच्चों देन व्हाट यू विल फाइंड, ये j है और ये 3 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों t क्यूब बाय 3 होगा भाई, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टी क्यूब बाय 3। जितनी पावर होती है आप लोग जानते हैं बच्चों, टी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो ये हो गया, और उसके बाद में बच्चों 8 और फिर t का इंटीग्रेशन बच्चों टी स्क्वायर ओवर 2 ये होगा। और लिमिट कितनी बच्चों, लिमिट है 1 से 2, यहाँ भी लिमिट कितनी बच्चों 1 से 2, और फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा t, और यहाँ भी लिमिट कितनी होगी बच्चों 1 से 2। भाई पहले तो 3t स्क्वायर और 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, और फिर t का t स्क्वायर बाय 2, और 1 का t 1 से 2, ये कुछ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 4, फिर बच्चों ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना बच्चों 2 माइनस 1। आई रिपीट, ये 3 से 3 कैंसिल, t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 से 4 बचा 4 टाइम्स गया, फिर ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1। अब ये कितना होगा बच्चों, ये 8 माइनस 1 यानी 7, 8 माइनस 1 यानी कितना बच्चों 7, और ये 3 4 जा 12 और प्लस 1, 8 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों -4। सो इम्पल्स ट्रांसफर जो होगा बच्चों दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड, यूनिट बोल सकता हूँ न्यूटन सेकंड, क्योंकि बाकायदा जो आपको फोर्स दे रखा है बच्चों वो न्यूटन में दे रखा है, और टाइम जो था बच्चों मैंने बोलने के दौरान आपको सेकंड्स में बोला था। तो इसीलिए जो होगा बच्चों ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही करा है, और मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये मैंने कैसे जाना कि फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स के एक्सप्रेशन में टी लिखा हुआ रहा है, और टी सतत रूप से निरंतर रूप से लगातार रूप से चेंज हो रहा है। टी की वैल्यू 1 थी, 1.0000000001 थी, 2 3 4 इस तरह से लगातार चेंज होता रहा, और जब टी चेंज होता रहेगा बच्चों तो ये चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा बच्चों तो फोर्स चेंज होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो फोर्स आएगा, वो जो इम्पल्स आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है बच्चों तो क्या हुआ, अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या हुआ। होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब बच्चों इसी तरीके से अगर आपको फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा हो, इफ़ यू हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, जैसे ये देखिए सपोज कीजिए इस एक्सिस पर आपने टाइम ले रखा है जो कि आपने ले रखा है बच्चों सेकंड में, और इस एक्सिस पर बच्चों आपने फोर्स दे रखा है जो कि दे रखा है न्यूटन में, एंड यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ है बच्चों आपके पास। तो आप इस केस में क्या पाएंगे, सपोज कीजिए शुरुआत में टाइम t1 था और बाद में टाइम कितना हो गया बच्चों t2। बिगिनिंग में टाइम था t1, बाद में टाइम हो गया t2। तो आप इस केस में क्या पाएंगे बच्चों, ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाएगा, व्हाट एरिया इट मेक्स विथ टाइम एक्सिस, इस द टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाना बच्चों, दैट एरिया वुड बी इक्वल टू इम्पल्स। फोर्स टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया बनाता है वो एरिया होता है बच्चों इम्पल्स, यानी आवेग के तुल्य। ये आपको कंठस्थ रखना है, स्मरण रखना है। और वैसे भी आपको बता चुका हूं बच्चों में पहले भी, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया निकालना। आप देखिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया था, डिस्प्लेसमेंट आया था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला था तो भी डिस्प्लेसमेंट आया था। आपने एक्सीलरेशन
को इंटीग्रेट किया था, वेलोसिटी में चेंज आया था। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाला था, तब भी आपके पास वेलोसिटी में चेंज आया था। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब ही बाबा एरिया निकालना होता है। तो अगर फोर्स और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है बच्चों, तो वो जो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया बनाएगा वो एरिया क्या होता है बच्चों, इम्पल्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम, यहाँ पर बच्चों मैंने टाइम लिया सेकेंड में, और यहाँ बच्चों मैंने फोर्स लिया न्यूटन में, और मैंने सपोज़ कीजिए कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, फिर कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, फिर कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, और फाइनली कुछ ऐसा ग्राफ हो गया। अभी यहाँ पर फोर्स दे रखा है आपको 20 न्यूटन, यहाँ आपको फोर्स दे रखा है बच्चों 30 न्यूटन, यहाँ आपको दे रखा है 5, यहाँ आपको दे रखा है 12, और यहाँ आपको दे रखा है 18, और यहाँ आपको दे रखा है 25। आपको दे रखा है बच्चों, आपसे पूछा है कि कैलकुलेट इम्पल्स ट्रांसफर इन 25 सेकेंड्स। 25 सेकंड में इम्पल्स बताइए, क्या करेंगे आप? समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके बच्चों करिए, ये आपका स्वयं की ईमानदारी है। अगर आप खुद से पॉज कर करके करेंगे तो सुखी रहेंगे बच्चों। तो ये देखिए साहब, अभी यहाँ पर क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू दिस पार्ट्स। अभी आप देखिए बच्चों, सच कई तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, मैंने कुछ ऐसा ब्रेक करा है। अब अगर मैं देखूं तो इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। आई नो दैट इफ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम इज गिवन टू मी, देन टू डिटरमाइन द इम्पल्स ट्रांसफर आई नीड टू डिटरमाइन इट्स एरिया विद द टाइम एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिटरमाइन दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बच्चों, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये परपेंडिकुलर 20 है और बेस 5 है, ये हो गया। फिर रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया बच्चों ये 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 13 है। ये लीजिए बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो बच्चों 20 इंटू 13 प्लस, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो ये हाफ, ये लीजिए, और परपेंडिकुलर कितना, ये परपेंडिकुलर जो होगा बच्चों वो 10 होगा, और जो बेस होगा बच्चों वो 6 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, यू डिटरमाइन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अब ये देखिए ये कितना बच्चों, ये 10 है, बिकॉज 30 माइनस 20 10, और ये जो है बच्चों 6 है। और फिर ये जो चौथा वाला ट्रायंगल है बच्चों, इसका एरिया यदि मैं निकालूं तो यू विल फाइंड दिस परपेंडिकुलर, दिस एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 30 वाइल बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 7। होप यू हैव गॉट दिस। ट्रायंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर इतना 10 है बच्चों, इतना बेस है, और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर यानी 30 और बेस यानी 7। तो इस तरीके से दिस इम्पल्स व्हाट यू गेट इज इन द यूनिट न्यूटन सेकेंड। ये जो आएगा बच्चों इम्पल्स न्यूटन सेकंड में आ जाएगा, बिकॉज फोर्स आपको न्यूटन में दे रखा है और टाइम बच्चों सेकंड में दे रखा है। सो दीज आर द वेज बच्चों जिसमें हम लोग इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस इस पर ढेरों बनाए जा सकते हैं। बेसिकली फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट बोल दीजिए या चेंज इन मोमेंटम बोल दीजिए। आप कई बार फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को का चेंज निकाल के आप इम्पल्स निकाल देंगे। कई बार आप बच्चों जो है चेंज इन मोमेंटम करके आप इम्पल्स निकाल देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको, ये सब कुछ कॉपी कर लीजिएगा, हो सकता है आपने कर भी लिया हो पहले से। मैंने बच्चों यहाँ एक बॉडी ली, मैंने एक बॉल ली बच्चों जिसका मास है 50 ग्राम। गौर कीजिएगा, मैंने ये एक बॉल ली बच्चों जिसका मास कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम इज इट्स मास। इससे बच्चों मैंने 10 मीटर की हाइट से गिराया। आई ड्रॉप्ड इट फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर्स। मैंने इसको 10 मीटर की हाइट से गिराया, और इससे गिरने के बाद ये जो है साहब 8 मीटर की हाइट तक रिबाउंड हुई। इट रिबाउंड्स बैक अप टू हाइट 8 मीटर। ड्रॉप करने के बाद ये 8 मीटर की हाइट तक रिबाउंड हुई बच्चों। मुझसे पूछा है कितना इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ, बताइए कितना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ, आपको ये बताना है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके करने का। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात बच्चों, जब बॉडी नीचे गिर रही थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हमने लगाया। शुरुआत में उसकी स्पीड 0 थी, बॉडी नीचे आई, एक्सेलरेशन +10 और डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 मीटर। सो दैट इसकी v कितनी आई, ये आई बच्चों v इक्वल टू कितना, √200 को मैं अगर 10√2 भी लिख दूं तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। सो बच्चों जब ये ज़मीन से टकराती है, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ज़मीन से टकराती है बच्चों, तो ये कितनी वेलोसिटी टकराती है, इतनी स्पीड से टकराती है। यही कुछ पिक्चर आई कि जस्ट टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब सेकंड जर्नी जिसमें वो ऊपर जा रही है,
अब वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यह है बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये उछलना शुरू करेगी, जब ये उछलना शुरू करेगी और तब तक उछलेगी भैया जब तक कि फाइनली वापस से इसकी स्पीड कितनी नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। ये तब तक उछलेगी बच्चों जब तक कि इसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाए, तो ये सब जीरो। और इनिशियल स्पीड कितनी स्पीड से ये उछली होगी, आई वांट टू फाइंड आउट। ये लीजिए a की वैल्यू इस बार -10 और एक्सेलरेशन बच्चों ये, तो ये कुछ आएगा। अभी यहाँ से u निकालेंगे बच्चों, तो आप निकाल लीजिए, u कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर 16 का रूट 4 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। होप मैंने कैलकुलेशन सही करा और एकदम से कर दिया, तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे। 2 8 16 का रूट 4 हो जाएगा इंटू रूट 10। सो बच्चों जो बॉल है इट विल रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड विथ दिस स्पीड। ये ग्राउंड से इतनी स्पीड से टकराएगा। टकराने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, इतनी थी, और टकराने के जस्ट बाद उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, इतनी है। इम्पल्स पूछा बच्चों, तो इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स आप दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सम प्रॉब्लम्स बच्चों, हमने जो काम करा उसमें फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट करके करते थे। अब यहाँ अपने को ये नहीं पता कि फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इट रिमेन्ड इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। अनडाउटेडली बहुत कम समय की रहेगी भैया, इससे टकराएगी और उछल जाएगी। हमें ये नहीं पता वो फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इट रिमेन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ग्राउंड, मुझे वो नहीं पता। पर मैं एक बात तो बोल सकता हूँ ना कि भाई या तो मैं फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट कर दूँ, और मुझे वो नहीं पता, तो मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ बच्चों कि चेंज इन मोमेंटम निकालूँ। अब चेंज इन मोमेंटम निकालूँ बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा उसका, इनिशियल मोमेंटम जो होगा उसका मास जो कि 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। आई डोंट थिंक यू पीपल मस्ट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। हो जाएगा ये, मास 0 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया। और वेलोसिटी कितनी बच्चों, उसकी वेलोसिटी होगी कितनी, टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी थी बच्चों 10√2। भाई मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। टकराने के जस्ट पहले उसका मास तो चलिए 0.05 kg था, टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी, और टकराने के जस्ट बाद बच्चों मास तो वो का वो ही रहा जितना पहले था, लेकिन टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों, 4√10 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के जस्ट पहले का मोमेंटम इतना, टकराने के जस्ट बाद का इतना। इम्पल्स आपको निकालना है विच इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विच कैन आल्सो बी इक्वल टू बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस ओ, ये किसके बराबर होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस दिस इज इनिशियल मोमेंटम। भाई अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, चैप्टर क्लोज। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। आपको वैल्यूज फीड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर बाई चांस ये जो है 0.050 कॉमन निकल आएगा। फाइनल है बच्चों 4√10, इनिशियल है बच्चों 10√2, ये आपका काम हो जाएगा। और यूनिट इसकी न्यूटन सेकंड लिख दीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख दीजिए। वट एवर यू आर विलिंग टू राइट यू कैन राइट। ये कर लेंगे बच्चों, और मेरे ख्याल से कर भी लिया होगा आप में से बहुत से लोगों ने बच्चों। पर अगर ये करा है तो मुझे कहना पड़ेगा बड़े अफसोस के साथ कि ये गलत है। क्यों गलत है अभी समझिएगा बच्चों। इनिशियल मोमेंटम जो होगा बच्चों दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मास तो 0.05 kg है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी बच्चों 10√2 है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फाइनल मोमेंटम जो होगा बच्चों उसके बारे में देखें तो मास 0.05 kg है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। और वेलोसिटी फाइनल जो है बच्चों वो 4√10 मीटर पर सेकंड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। भाई ऑफ कोर्स हमने जो ये कैलकुलेट करें बिल्कुल सही करें। हमने जब यहाँ से ड्रॉप किया था वो नीचे गिरी, उसकी स्पीड बढ़ती गई, टकराने के जस्ट पहले उसकी स्पीड इतनी थी, बिल्कुल ठीक। अब वो उछली, टकराने के जस्ट बाद उसकी स्पीड इतनी हो, तब तक उछलती जाएगी जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए। और यहाँ वो उछलना तब शुरू करी थी जब उसकी स्पीड 0 थी, यही कुछ पिक्चर होगी। तो तब तक उछलेगी जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए। तो उछलना उसने इतनी स्पीड से शुरू किया था, ठीक। तो टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी, टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी इतनी थी, इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों। मैथमेटिकली इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात है बच्चों, यू नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप नीचे वाले मोमेंटम को बच्चों पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर वाले मोमेंटम को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नीचे वाले को अगर नेगेटिव लेते हो तो ऊपर वाले को बच्चों पॉजिटिव लेना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंगली। वेक्टर क्वांटिटी है बाबा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव लेना पड़ता है रे।
ये एक छोटी सी गलती है जो मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर जाते हैं। भैया इसको माइनस लगाइए, इसको माइनस लगाइए। अगर आप इसको प्लस लिखते हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस लिखते हैं उसको प्लस कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि किसको प्लस किसको माइनस लिखने का। आपको एक को प्लस एक को माइनस लिखना है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। अब आप चेंज निकालिए बच्चों, चेंज जो होगा ऑफ कोर्स वो चेंज इन चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस निकाल दीजिए, अब आपके पास में आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आए, चूंकि इस बार आपने फाइनल को नेगेटिव माना है और इनिशियल को पॉजिटिव, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। आपने इसको माइनस माना, इसको पॉजिटिव, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर आप इसको नेगेटिव करते, इसको पॉजिटिव करते तो आंसर प्लस आ जाता। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। यू नीड टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड, यू नीड टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड, यू डू नॉट नीड टू राइट इट्स वैल्यू, क्योंकि ये अपने अपने कन्वेंशन पर है ना, कोई इसको पॉजिटिव मानेगा, कोई इसको पॉजिटिव मानेगा, डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आई होप यू हैव गॉट दिस कम्प्लीटली। सो ये एक छोटी सी बात है बच्चों जो हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब अगर मालूम पड़े कि हमको ये बोल रखा होता कि मान लीजिए वो ज़मीन से 0.01 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही, सपोज क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं कि वो 0.01 सेकंड के लिए ज़मीन के कांटेक्ट में रही, तो बताइए फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स निकालना है तो फोर्स होगा बच्चों क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम एज आप यहाँ से निकाल देंगे जो भी आया हो, और उससे टाइम इंटरवल यानी कि 0.01 सेकंड से डिवाइड कर दोगे, आपके पास इम्पल्स आ जाएगा, और सॉरी फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स निकाला जा सकता है, फोर्स से इम्पल्स निकाला जा सकता है, इम्पल्स से फोर्स निकाला जा सकता है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। अगर कॉपी नहीं करा हो तो थोड़ा सा पीछे ले जाके वीडियो को कॉपी कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब यहाँ पर मैं दो तीन कुछ काम की बातें बताता हूँ बच्चों जो स्कूल लेवल पे भी पूछी जाती हैं। देखिए, इम्पल्स आपने देखा बच्चों, इट इज़ इक्वल्स टू फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट। अब बच्चों अगर मैं बहुत लार्जर फोर्स को, इफ़ अ वेरी लार्जर फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, यदि बच्चों मैं यदि क्या कर दूं, एक लार्जर फोर्स लूं, काफ़ी लार्ज फोर्स लूं बच्चों, और उसको मैं काफ़ी छोटे अंतराल के लिए, काफ़ी छोटी ड्यूरेशन के लिए लगाऊं बच्चों, तो उस केस में जो फोर्स लगाया गया है वो जो लार्ज फोर्स लगाया गया है बच्चों, उस लार्ज फोर्स को हम कहा करते हैं बच्चों इम्पल्सिव फोर्स। उससे आवेगी बल कहा जाता है बच्चों। व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, देन दैट फोर्स इज नोन एज बच्चों इम्पल्सिव फोर्स। इस इम्पल्स के बच्चों कुछ एक एप्लीकेशंस भी स्कूल लेवल पे पूछ ली जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए, फॉर सेम इम्पल्स, अगर आपको इम्पल्स को सेम रखना है, अभी आपने देखा इम्पल्स बराबर क्या बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आपको फॉर सेम इम्पल्स अगर आप फोर्स बढ़ाते हो तो टाइम इंटरवल को कम करोगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है इम्पल्स। अब अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो टाइम इंटरवल कम करोगे, फोर्स कम करोगे तो टाइम इंटरवल बढ़ाओगे। If you increase this quantity, this has to be decreased, and if you decrease this quantity, this has to be increased. अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा और इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, टू कीप द जे सेम। भाई आप दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर रहे हो और प्रोडक्ट आपको हर बार सेम लाना है, तो आप एक को बढ़ाओगे दूसरे को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रोडक्ट आपको 20 लाना है तो 20 10 इंटू 2 या 4 इंटू 5। अब एक को कम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बच्चों। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे हम लोग क्रिकेट में जब बच्चों बॉल को कैच करते हैं, क्रिकेट सुन के कई बार एकदम जो है रोम रोम खड़ा हो जाता है, मज़ा आने लग जाता होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, एटलीस्ट सबका अपना अपना वो रहता है। मुझे और कोई गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, बट इसमें तो भैया पूरा खून डूबा पड़ा है उसी में, या खून में पूरा क्रिकेट डूबा पड़ा है। एनीवेज, तो जब हम बच्चों क्रिकेट में बॉल को कैच करते हैं तो हम हाथों को पीछे की तरफ लाते हैं। आपने देखा, हम सीधे के सीधे बॉल को कैच नहीं करते, हम सीधे के सीधे तो बिल्कुल हाँ ऐसा नहीं लगता कि हाँ भैया बॉल को कैच करा। हम ग्रेजुअली हाथों को पीछे की तरफ लाते हैं, क्योंकि जब हम बॉल को कैच करते हैं बच्चों, हाथ को पीछे की तरफ लाते हैं तो टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, और टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो हमारे हाथों पर जो जर्क लगता है बच्चों वो कम हो जाता है। If I am pulling my hands backward, then time interval is increased. टाइम मिल जाएगा मुझको तो मेरे हाथों पर जर्क कम लगेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही रखा तो फिर क्या होगा बच्चों, वो एकदम से टकराएगा। तो जिसे आप इनर्शिया भी कहते थे बच्चों, कि अगर इनर्शिया को ट्रांसफ़र करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। मैं चलती हुई गाड़ी से एकदम से नहीं कूदता, या कूदता हूँ तो एकदम से नहीं रुकता, मैं थोड़ी देर उसके साथ दौड़ता हूँ। क्यों? टू कीप
टू ब्रिंग माई इनर्शिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लाइकवाइज अगर मैं धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ लाऊंगा तो बच्चों टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। या फिर हम अगर मान लीजिए किसी फर्श पे कूदें बच्चों, किसी फ्लोर पे, हार्ड फ्लोर पे, मान लीजिए संगमरमर है या मार्बल है जैसे हम बोलते हैं, या फिर स्टोन का कोई फर्श है बच्चों, उस पर कूदते हैं, और अगर हम मान लीजिए किसी उसी हाइट से रेत पर कूदें, सैंड पर, तो हम अगर हार्ड फ्लोर पे कूदते हैं बच्चों तो हमें बहुत जर्क लगता है, और सैंडी फ्लोर पे कूदते हैं तो हमें जर्क कम लगता है। अब कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि वो हार्ड है इसलिए फोर्स ज़्यादा लगा और जो सैंड है उस पर फोर्स कम लगा, लेकिन कायदे वाली बात यह है बच्चों कि आप जब हार्ड फ्लोर पे कूदते हो तो आप एकदम से रेस्ट में आते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता रेस्ट में मिलने के लिए। यू कम इन टू द रेस्ट इंस्टेंटेनियसली, यू हैव वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टू कम इन टू रेस्ट। बट अगर आप वही सैंड में करते हो तो आप धीरे धीरे उसमें धंसते जाते हो, आप धीरे धीरे उसमें धंसते जाते हो बच्चों, तो आपको टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाता है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। भाई आप एकदम से कूदोगे तो रेस्ट में आ जाओगे, एकदम से टाइम कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्यार से कूदोगे भैया तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हमारी गाड़ियों में जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, शॉक अप भी कहा जाता है उसको कई बार, शॉक अप, लेकिन एक्चुअली वो शॉक अप नहीं होता, वो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। आप स्प्रिंग देखते हैं, आपकी साइकिल की सीट के नीचे स्प्रिंग लगे हैं बच्चों, उनमें भी आजकल तो शॉक अप आने लग गए हैं, सच शॉक एब्जॉर्बर्स आने लग गए हैं। तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं बच्चों वो कुछ नहीं होते, वो स्प्रिंग होते हैं। तो जब कभी कोई ऊबड़ खाबड़ किस्म का, जैसे हम बोला करते हैं बच्चों, रफ सरफेस आती, गड्ढे वड्ढे जब वहाँ आती बच्चों, तो वो क्या होता है, जब वो गड्ढे आते हैं तो वो स्प्रिंग कंप्रेस होती है और फिर फैलती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर वो फैलती है, जिससे आपको जर्क कम पहुँचता है। क्यों? क्योंकि उससे आपको टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। भाई अगर टाइम मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब जब वो उबड़ खाबड़ का रास्ता आया और एकदम से आपकी, अगर आप तक वो जर्क पहुंचेगा तो अच्छा खासा हिल जाओगे भैया, लेकिन अगर वो स्प्रिंग आकर उसको एब्जॉर्ब कर ले, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर ले, कि वो पहले स्ट्रेच हो फिर कंप्रेस हो, या पहले कंप्रेस हो फिर स्ट्रेच हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, दैट जर्क विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बॉडी आफ्टर लिटिल वाइल एंड यू पीपल विल एक्सपीरियंस लेसर जर्क। इसी तरीके से बच्चों जो चीनी मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी चाइना के लिए आप समझते होंगे बच्चों, उसके बर्तनों को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं भैया, उसका अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम क्या होता है बच्चों, हम उनको घास फूस में लपेट लेते हैं, हम उनको जो है घास में, थर्माकोल में लपेट लेते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लिए जाते हैं बच्चों, आपने अगर मान लीजिए कोई टेलीविज़न सेट लिया, कंप्यूटर लिया, मॉनिटर लिया, तो उनको हम लोग जनरली थर्माकोल के बॉडी में रखा करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी बच्चों जहाँ जर्क आएंगे। अब वो जर्क जब आएंगे तो उन जर्क से वो टूट जाएंगे, तो हम अगर वो उसके अंदर घास रख दें, घास फूस रख दें, थर्माकोल रख दें, तो वो जर्क उन तक कम पहुँचेंगे बच्चों, या उन तक पहुँचने में टाइम बढ़ जाएगा। और टाइम बढ़ जाने के कारण क्या होगा बच्चों, अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स जो है बच्चों वो कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो गया तो उनको जर्क कम लगेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बच्चों, एप्लीकेशन इसके ढेर हो सकती है। या इवन अगर आपने ट्रेन में 2 बोगीज को देखा हो बच्चों, तो बोगीज के बीच में आपने देखा बफर्स लगे होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सी रॉड्स आपको दिखाई देंगी उनके अंदर बच्चों। तो उसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि जब ट्रेन अगर रेस्ट में आती है या ट्रेन एकदम से चलती है तो वो जो बफर्स होते हैं बच्चों वो एक दूसरे से जाके चिपकते हैं या वो दूर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाने के कारण क्या होता है बच्चों, फोर्स कम हो जाता है, तो वो आप तक जो है बच्चों वो जर्क कम पहुंचता है आप जब ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ढेर हो सकती है बच्चों। ये खासतौर पे ये जो होता है ना, ये स्कूल लेवल पर जो बातें पूछी जाती हैं, इनमें कई बार ऐसे होता है कि बच्चों किसी बुक में आपको कुछ एप्लीकेशन मिलेंगी, किसी में कुछ मिलेंगी, बहुत हद तक तो कॉमन मिल जाती है, बट फिर भी तो जितनी आती हैं उतना हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं सोच लें। तो जैसे मैंने बताया भैया, हार्ड फ्लोर पर आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, उस पर कम, क्योंकि टाइम बढ़ गया। इफ़ यू इंक्रीज टाइम, अगर आपने बच्चों इस टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा, और नेचुरल बात है अगर टाइम इंटरवल को कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्रिकेट में बॉल को कैच करने में हाथों को पीछे लाए, टाइम बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया। शॉक एब्जॉर्बर लगा दिए, स्प्रिंग फैली, कंप्रेस हुई, टाइम बढ़ गया, फोर्स कम हो गया। हमने जो है बच्चों उसको घास फूस में, स्ट्रॉ वगैरह में लेके गए, चाइना के लेके बर्तनों को, तो उसमें टाइम बढ़ गया, फोर्स कम हो गया।
वेरियस एप्लीकेशंस हैं बच्चों जिसमें आप टाइम को बढ़ाकर और फोर्स को कम कर देते हैं।